सोचिए अगर कोई अपने होने वाले जीवन साथी के सामने एक ऐसी शर्त रख दे जो पूरी तरह से असंभव हो। मतलब हकीकत में आसमान से तारा तोड़कर लाने जैसी बात। सुनने में तो ये किसी का बहुत बड़ा घमंडी लगेगा। बिल्कुल। और अगर कोई उस काम में असफल हो जाए तो उसे अपमानित करके निकाल दिया जाए। पहली नजर में ये चरम अहंकार की निशानी लगती है ना? पर आज की हमारी इस गहरी चर्चा में हम समझेंगे कि शायद ये कोई घमंड नहीं था। सही कहा। आज हम जिस प्राचीन कथा के रहस्यों को समझ रहे हैं वो है कनक लेखा का रहस्य और कनकपुरी की खोज। और ये सिर्फ एक फैंटेसी या शापित राजकुमारी की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मानव मनोविज्ञान, कर्मों के जटिल चक्र और उस संकल्प की कहानी है जो मृत्यु के नियमों को भी चुनौती दे सकता है। ये इंसानी इच्छा शक्ति की सीमाओं का एक बहुत ही सटीक अध्ययन है। तो चलिए कहानी के उस शुरुआती बिंदु से शुरू करते हैं जिसने वर्धमान नगर में तहलका मचा दिया था। वर्धमान नगर के राजा परोपकारी की अत्यंत सुंदर बेटी राजकुमारी कनकलेखा। उसकी सौंदर्य की चर्चा इतनी थी कि दूर दूर से शक्तिशाली राजकुमार विवाह का प्रस्ताव लेकर आ रहे थे। हाँ, लेकिन कनकलेखा ने एक ऐसी हैरान करने वाली शर्त रख दी जिसने सबको चौंका दिया। उसने कहा कि वो सिर्फ उसी व्यक्ति से विवाह करेगी जिसने कनकपुरी यानी स्वर्ण नगरी को सच में अपनी आंखों से देखा हो। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कनकपुरी नाम की कोई जगह दुनिया के किसी भी नक्शे पर मौजूद ही नहीं थी। बिल्कुल, ये तो किसी ऐसी जगह को खोजने जैसा था जिसका अस्तित्व ही ना हो। आइए इसे गहराई से समझते हैं। कई राजकुमारों ने तो अपना मान रखने के लिए झूठ भी बोला। हाँ, उन्होंने कनकपुरी देखने का झूठा दावा किया, पर जब उनसे उस शहर के रास्तों या उसकी बनावट के बारे में पूछा गया तो वो कुछ नहीं बता पाए और उन्हें अपमानित होना पड़ा। मुझे यही बात सबसे ज्यादा खटकती है। जब वो जगह धरती पर थी ही नहीं, तो कोई उसे देखता कैसे? क्या राजकुमारी जानबूझकर ये खेल खेल रही थी? नहीं। अगर हम इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझें तो ये अहंकार या किसी को नीचा दिखाने की साजिश बिल्कुल नहीं थी। इसे आप दिमाग में दबी किसी बहुत पुरानी याद की तरह समझ सकते हैं। अच्छा, जैसे कोई पुरानी फाइल जो कभी-कभी दिमाग में आ जाती हो। बिल्कुल। कनकलेखा के अवचेतन मन में अपने पिछले जन्म की धुंधली स्मृतियां थी। एक ऐसी जगह की याद जो इस दुनिया की नहीं थी। वो खुद भी सचेत रूप से नहीं जानती थी कि कनकपुरी क्या है। अरे ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी ऐसे अंग का दर्द जो अब शरीर का हिस्सा ही नहीं है। मतलब वो किसी को परेशान नहीं कर रही थी, बल्कि खुद एक अनजाने दर्द से गुजर रही थी। सही कहा। वो अवचेतन रूप से मदद मांग रही थी और इसी पुकार को सुनकर कहानी में प्रवेश होता है हमारे नायक का, जिसका नाम था शक्तिदेव। जो कि उन राजकुमारों की भीड़ से बिल्कुल अलग था, है ना? एक गरीब और साधारण ब्राह्मण युवक। हाँ, उसके पास न कोई सेना थी, न पैसा और न ही कोई जादुई हथियार। फिर भी उसने इस असंभव चुनौती को स्वीकार कर लिया। तो शक्तिदेव में ऐसा क्या था जो उन शक्तिशाली राजकुमारों में नहीं था? उसका अटूट संकल्प। शक्तिदेव कोई महान योद्धा नहीं था, लेकिन उसने ये तय कर लिया था कि वो कनकपुरी को खोज कर ही रहेगा या फिर इसी प्रयास में अपने प्राण दे देगा। पर परिणामों की बिल्कुल चिंता न करना तो आत्मघाती भी हो सकता है। क्योंकि उसकी यात्रा कोई साधारण सफर नहीं था। बिल्कुल। स्रोतों में उसकी यात्रा का जो वर्णन है वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। वो विंध्य के उन बीहड़ और भयानक जंगलों में निकल पड़ता है। हाँ, जहां सूरज की रोशनी तक जमीन पर नहीं पहुंचती। जंगली जानवरों और भूख प्यास से लड़ते हुए वो किसी तरह एक आश्रम में पहुंचता है। और वहां एक तपस्वी ऋषि उसे बताते हैं कि कनकपुरी का रास्ता इस सूखी जमीन पर नहीं, बल्कि अथाह समंदर के उस पार है। हाँ? और समंदर हमेशा से अज्ञात और असीमित चुनौती का प्रतीक रहा है। यहां से उसका संघर्ष बिल्कुल बदल जाता है। बिल्कुल। उसे पार करने का मतलब था अपने जाने पहचाने भूगोल से पूरी तरह बाहर निकल जाना। और यहाँ कहानी बहुत ही रोचक हो जाती है। शक्तिदेव एक नाव में बैठकर यात्रा शुरू करता है, पर अचानक एक भयानक तूफान आ जाता है। आसमान काला पड़ जाता है और समंदर की लहरें पहाड़ की तरह उठकर उसकी छोटी सी नाव पर टूट पड़ती हैं। नाव के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अरे बाप रे! और बाकी सब लोग डूब जाते हैं। शक्तिदेव अकेले, बिना किसी उम्मीद के, सिर्फ लकड़ी के एक टूटे हुए लट्ठे को पकड़कर समंदर में अपनी सांसें गिन रहा होता है। ये दृश्य सच में बहुत डरावना है। तो मैं यहाँ पूछना चाहूंगी कि
जब सब कुछ खत्म हो गया था, बचने की कोई तार्किक गुंजाइश नहीं थी, तो वो उस लट्ठे को पकड़े क्यों रहा? हार मान लेना ज्यादा आसान नहीं था। ये बहुत गहरा सवाल है। साहस और मूर्खता के बीच का अंतर हमेशा नतीजे से तय होता है। लेकिन अगर हम इसे ध्यान से देखें, तो जब इंसान अपना सब कुछ किसी एक लक्ष्य पर लगा देता है, तो वो सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं लड़ता। तो वो किसके लिए लड़ रहा था? वो अपने उस संकल्प को जिंदा रखने के लिए लड़ रहा था, जो उसने कनकपुरी खोजने के लिए लिया था। प्रकृति भी इंसान की इसी हद तक परीक्षा लेती है। हाँ, और जब इंसान परीक्षा में नहीं टूटता, तो परिस्थितियां अचानक बदलने लगती हैं। नियति उसे बहाकर एक रहस्यमयी द्वीप के किनारे लगा देती है। बिल्कुल। और उस द्वीप का नाम था उत्स्थल। यहां आकर कहानी अपना सबसे बड़ा रहस्य खोलती है। वो रहस्य क्या था? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि शक्तिदेव की मुलाकात महान ऋषि सत्यव्रत से होती है, और ऋषि उसे बताते हैं कि कनकपुरी इंसानों की दुनिया का कोई शहर है ही नहीं। अरे, तो फिर वो क्या है? वो विद्याधरों की, यानी देवदूतों या दिव्य प्राणियों की नगरी है। बाप रे, ये खुलासा तो पूरी कहानी को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। अभी तक लग रहा था कि ये कोई भौगोलिक खोज है। हाँ, लेकिन अब ये यात्रा भौतिक दुनिया से अलौकिक दुनिया की ओर मुड़ जाती है। अब चुनौती समंदर पार करने की नहीं थी। मतलब अब उसे इंसान और देवताओं के बीच की उस अदृश्य सीमा को पार करना था। पर एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? स्रोत में यहाँ एक बहुत ही अजीब घटना का जिक्र आता है। ऋषि उसे एक विशालकाय पक्षी के बारे में बताते हैं जो गरुड़ जैसा दिखता है। हाँ, और शक्तिदेव उस पक्षी के पंखों के बीच छिप जाता है और वो पक्षी उड़ान भरता है। मुझे यहाँ थोड़ा संदेह होता है, क्या ये थोड़ा ज्यादा नाटकीय नहीं हो गया? सतह पर देखने से ये फैंटेसी लग सकता है, लेकिन हमें इसे प्रतीकात्मक रूप में देखना चाहिए। अच्छा, इसका क्या प्रतीक हो सकता है? जब कोई नायक अपनी मानसिक और शारीरिक सीमाओं को पार कर लेता है, जब उसका अहंकार पूरी तरह नष्ट हो जाता है, तब उसे ईश्वरीय शक्तियों से मदद मिलती है। तो वो विशाल पक्षी उसी ईश्वरीय मदद का प्रतीक था? बिल्कुल। ये इस बात का प्रमाण था कि शक्तिदेव का संकल्प अब इतना शक्तिशाली हो चुका था कि ब्रह्मांड की शक्तियां खुद उसका रास्ता बना रही थी। ऋषि की मदद से बादलों को चीरते हुए शक्तिदेव आखिरकार कनकपुरी पहुंच जाता है। और जो दृश्य वहां वर्णित है, वो किसी भी कल्पना से परे है। सोने की ऊंची दीवारें, हवा में तैरते हुए महल। हाँ, और चारों तरफ एक ऐसी दिव्य रोशनी जो दिल को सुकून दे रही थी। शक्तिदेव आखिरकार स्वर्ण नगरी में था, पर उसका असली आश्चर्य तो अभी बाकी था। सही कहा। कनकपुरी की भव्यता से ज्यादा चौंकाने वाला वो सच था जो उस नगरी के भीतर उसका इंतजार कर रहा था। बिल्कुल, कनकपुरी में शक्तिदेव की मुलाकात विद्याधरी चंद्रप्रभा से होती है। और यहाँ जो मोड़ आता है, चंद्रप्रभा हूबहू राजकुमारी कनकलेखा जैसी दिखती थी। हाँ, उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसके हाव भाव, सब कुछ बिल्कुल कनकलेखा जैसा। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा शायद शक्तिदेव समंदर में डूबते वक्त कोमा में चला गया था। एक पृथ्वी की राजकुमारी और एक विद्याधरी में इतना सटीक संबंध कैसे हो सकता है? ये कोई भ्रम नहीं था। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखें, तो यहाँ कर्म और पुनर्जन्म का रहस्य सामने आता है। अच्छा, चंद्रप्रभा ने उसे क्या बताया? उसने बताया कि पृथ्वी पर मौजूद कनकलेखा कोई और नहीं बल्कि पिछले जन्म में उसकी अपनी सगी बहन थी। क्या पृथ्वी की एक इंसान और विद्याधर लोक की एक दिव्य स्त्री आपस में बहनें थीं? हाँ, पिछले जन्म में कनकलेखा, चंद्रप्रभा और उनकी दो बहनें इसी कनकपुरी की राजकुमारियां थीं। उनके पास अद्भुत शक्तियां थीं और वे अजर अमर थीं। तो फिर कनकलेखा पृथ्वी पर कैसे आ गई? अपनी शक्तियों के नशे में उनसे एक भयंकर भूल हो गई थी। उन्होंने अनजाने में एक महान तपस्वी ऋषि के गहरे ध्यान को भंग कर दिया था। ओहो, और हम जानते हैं कि जब किसी सिद्ध ऋषि का ध्यान टूटता है तो उसका परिणाम कितना भयानक होता है। बिल्कुल। क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी सारी दिव्य शक्तियां खो देंगी और उन्हें मृत्युलोक में इंसानों के रूप में जन्म लेना होगा। बाप रे, और क्या कोई और भी सजा थी? सबसे बड़ी सजा थी विरह की पीड़ा, अपनों से बिछड़ने का वो भयानक दर्द सहना जो इंसान को अंदर तक खोखला कर देता है। अब जाकर वो सारे बिखरे हुए तार जुड़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कनकलेखा की वो असंभव शर्त असल में उसका अहंकार नहीं था। नहीं, वो तो उस श्राप के प्रभाव से बाहर आने की एक छटपटाहट थी। वो अवचेतन रूप से उस व्यक्ति की तलाश कर रही थी जो इस भौतिक दुनिया के बंधनों को तोड़कर उस दिव्य नगरी तक पहुंच सके।
ये बहुत ही भावुक कर देने वाला सच है। उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जिसका संकल्प नियति को बदल सके। वो लड़की घमंडी नहीं थी, वो बस अपने घर वापस जाना चाहती थी। हाँ, और इसीलिए चंद्रप्रभा शक्तिदेव को कनकपुरी के कई गुप्त निशानों और रहस्यों के बारे में बताती है, ताकि वो धरती पर जाकर ये साबित कर सके कि उसने सच में कनकपुरी देखी है। और शक्तिदेव यही करता है। वो उसी अदृश्य रास्ते से मौत को मात देते हुए वापस वर्धमान नगर लौट आता है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। वर्धमान के दरबार में राजा परोपकारी और राजकुमारी कनकलेखा बैठे हैं। शक्तिदेव, जो अब वो साधारण ब्राह्मण नहीं रहा, दरबार में खड़ा होकर एक एक करके स्वर्ण नगरी के तैरते महलों, चंद्रप्रभा और उन गुप्त निशानों का सटीक वर्णन करता है। और ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा जाता है। कनकलेखा की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, क्योंकि उसे विश्वास हो जाता है कि ये सच बोल रहा है। पर यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है। क्या सिर्फ ये बता देने से कि हाँ मैंने तुम्हारा शहर देखा है, इतना बड़ा दिव्य श्राप टूट सकता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। श्राप कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि एक शब्द बोला और असर खत्म। इसे तोड़ने के लिए एक चाबी की जरूरत थी। हाँ बिल्कुल। वो प्रक्रिया क्या थी जिसने श्राप को तोड़ा? जैसे ही शक्तिदेव वर्णन करता है, कनकलेखा को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि यही वो व्यक्ति है जो उसकी मुक्ति का माध्यम बनेगा। और फिर जैसे ही राजा उन दोनों का विवाह संपन्न कराते हैं, वो श्राप टूट जाता है। मतलब विवाह यहाँ कोई साधारण रस्म नहीं थी। नहीं, इस संदर्भ में विवाह वो गुप्त चाबी थी जिसने उस कर्मों के अनुबंध को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। दो आत्माओं का ये मिलन वो बिंदु था जहां इंसानी दुनिया के नियम खत्म हो गए। अरे वाह! और जैसे ही वो रस्म पूरी होती है, कनकलेखा अपनी सारी दिव्य शक्तियां वापस पा लेती है। वो फिर से एक विद्याधरी बन जाती है। बिल्कुल, उसकी सारी इंसानी पीड़ा खत्म हो जाती है। पर रुकिए, इस सब का असल मतलब क्या है? कनकलेखा तो अपने घर लौट गई, लेकिन हमारे नायक शक्तिदेव का अंत में क्या हुआ? उसे कुछ मिला या वो बस एक जरिया बनकर रह गया? शक्तिदेव की कहानी हमें स्वतंत्र इच्छा और नियति के संतुलन को समझाती है। उसकी असीम निष्ठा और अदम्य साहस ने ब्रह्मांड के नियमों को भी हैरान कर दिया था। तो क्या उसे भी कोई वरदान मिला? हाँ, एक साधारण इंसान होते हुए भी इतना अद्वितीय साहस दिखाने के कारण श्राप मुक्त होने के बाद विद्याधरुन ने शक्तिदेव को भी उसी दिव्य लोक में स्थान दिया। क्या बात है! वो मृत्युलोक के चक्र से मुक्त हो गया। बिल्कुल, उसे भी विद्याधरों के समान अमरता प्राप्त हुई। उसने अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से अपना विकास क्रम ही बदल दिया। ये वाकई में विस्मयकारी है। अगर हम इस पूरी चर्चा से कुछ निष्कर्ष निकालें, तो ये साफ हो जाता है कि कनकपुरी सिर्फ सोने की ईंटों का शहर नहीं है। सही कहा। ये उन असंभव लक्ष्यों और गहरे सपनों का प्रतीक है जो हमारे अवचेतन में छिपे होते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि जब हमारा संकल्प हमारे डर से बड़ा हो जाता है, तो कोई भी रास्ता बंद नहीं रहता। हमारी असली सीमाएं भूगोल में नहीं, हमारे दिमाग में होती हैं। और यदि इंसान का संकल्प हिमालय जैसा दृढ़ हो, तो वो अपनी सीमाओं को लांघकर देवताओं के स्तर तक उठ सकता है। कनकपुरी केवल एक जगह नहीं, बल्कि मानवीय क्षमता की अंतिम मंजिल है। बिल्कुल। और अंत में मैं श्रोताओं के मन में एक गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी। हम सभी के जीवन में भी एक अदृश्य कनकपुरी होती है, एक ऐसा लक्ष्य जो दुनिया की नजरों में पूरी तरह असंभव लगता है। और जब जीवन में तूफान आते हैं, तो सब कुछ बिखरने लगता है। कर अपनी मंजिल तक पहुंचने का साहस जुटा सकते हैं, या फिर हम उन पराजित राजकुमारों की तरह बिना पूरी कोशिश किए ही हार मान लेंगे? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हम सबको अपने भीतर खोजना है। आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही।